देखो मैट प्रोविजन को समझते हैं। मैट है मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स और एएमटी है ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। जब हम इनकम कैलकुलेट करेंगे ना, कोई भी कंप्यूटेशन करने के बाद हमें पेमेंट करनी पड़ती है। तो कंप्यूटेशन कैसे होगी? इनकम टैक्स कंप्यूटेशन जब करेंगे तो हमें मैट का प्रोविजन लगाना है कंपनी के लिए। अगर कोई कंपनी का हमें टैक्स पे करनी है, असेसमेंट टैक्स, तो हमें ना मैट प्रोविजन में जाना पड़ेगा। तो मैट प्रोविजन को समझ लेते हैं, मैट क्या है। देखो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, मैट का फुल फॉर्म है मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। ये बेसिकली सिर्फ कंपनीज पे लगती है, कॉर्पोरेट पे, ठीक है। ये क्यों लगती है? देखो एक ना नॉर्मल टैक्स होता है, नॉर्मल इनकम टैक्स होता है, जैसे 30% का रेट है। लेकिन 30% का टैक्स रेट किसका है? गवर्नमेंट क्या करती है, फ्लैट 30% टैक्स रेट लगाती है। किस पे? जिसका प्रीवियस ईयर में टर्नओवर जो है 400 करोड़ एक्सिड कर जाता है। तो कंपनीज के लिए 400 करोड़, बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए 400 करोड़ तो कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो जिसका सेल 400 करोड़ के ऊपर पहुंच जाती है ना, उसका तो 30% लगता है। प्रीवियस ईयर में जिसका सेल 400 करोड़ के नीचे ड्यूरिंग द ईयर, अगर किसी साल में 400 करोड़ के नीचे उसका टर्नओवर है तो वो 25% लगता है। इसमें थोड़ा सा छूट है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। तो मैट अभी कैलकुलेशन कैसा है, क्या करना है, क्यों करना है, कितना पे करना, आपको सब समझ में आ जाएगा। बस आप ध्यान से सुनो खाली इसको। देखो मैट मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स है। गवर्नमेंट क्या बोलती है कि देखो भैया, आप जो इनकम करते हो ना, तो टोटल इनकम में से ना आप बहुत सारे चीजें माइनस कर देते हो, जैसे सैलरी है, ऑफिस एक्सपेंसेस है, उसके बाद बहुत सारे परचेज है, सारे माइनस हो जाता है, जितना भी आप रॉ मटेरियल परचेज करते हो। उसके बाद इनकम पे सारे जो है ना ऑफिस के खर्चे, सैलरी, उसके बाद कोई कमीशन, ब्रोकेज, कुछ भी आपने पे किया हो ऑफिस बिजनेस को चलाने के लिए, सारे डिडक्शन करते हो। कुछ एग्जम्पशन होता है, कुछ डेप्रीसिएशन डालते हो। सपोज करो कोई मशीन परचेज किया, कार परचेज किया आपने, तो कार पे भी डेप्रीसिएशन है। फर्नीचर फिक्चर्स है, उस पर भी डेप्रीसिएशन है। बिल्डिंग्स है, उस पर भी डेप्रीसिएशन है। तो डेप्रीसिएशन मतलब प्रॉफिट को कम करना। अपने प्रॉफिट से ही डेप्रीसिएशन को कम की जाती है। डेप्रीसिएशन मतलब आपका जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी पे आप डेप्रीसिएशन दे रहे हो। आपका जो फर्नीचर फिक्सचर्स है उस पर आप डेप्रीसिएशन दे रहे हो। आपका बिजनेस चलाने के लिए जो कार है, अपने कन्वेंस लिए रखा है, उसका भी आप डेप्रीसिएशन देते हो कि साल में 1% फिक्स परसेंटेज जो है आप डेप्रीसिएशन देते हो। उसके बाद क्या करते हो आप, सपोज करो कोई कंप्यूटर खरीदा बिजनेस चलाने के लिए, तो उस कंप्यूटर पे भी डेप्रीसिएशन देते हो। तो उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है ना वो कम हो जाती है। तो फॉर द डिमिनिशन ऑफ द एसेट वैल्यू ये सारे डेप्रीसिएशन दी जाती है। तो आपको बिजनेस चलाने के लिए बहुत सारे खर्चे ना आपको इनकम में से लेस होता है। उसके बाद क्या पता चलता है गवर्नमेंट को कुछ टैक्स ही नहीं मिला। तो गवर्नमेंट ने इस चीज से बचने के लिए क्या किया, उन्होंने लागू कर दिया ऑल्टरनेट मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, ठीक है ना। ये फॉर कंपनी के लिए मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स में क्या बोलता है कि देखो इसका ऑब्जेक्टिव को समझ लो। ऑब्जेक्टिव ये है कि जीरो टैक्स कंपनीज बहुत सारे आ गई थी। मतलब ऐसा होता था कि प्रॉफिट आपने 1 लाख, सपोज करो 1 लाख आपकी इनकम हुआ, आपने सारे खर्चे दिखा के ना वो 1 लाख प्रॉफिट को भी जीरो प्रॉफिट कर दिया आपने। मतलब जीरो, कुछ प्रॉफिट ही नहीं है, तो आपको टैक्स ही देना नहीं पड़ेगा। जब प्रॉफिट होगा तभी तो टैक्स दोगे ना, तो प्रॉफिट ही नहीं होता टैक्स कहाँ से दोगे? तो ऐसे प्रोविजंस को, ऐसे सारे खर्चे को रोकने के लिए उन्होंने क्या किया, अब सपोज करो इनकम तो हो रहा है, आपने डिविडेंड पे कर दिया, वो भी डेप्रिसिएट है। तो आपने इनकम को कम करके जब आप जीरो टैक्स कर दिए, कंपनी को कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा, प्रॉफिट ही नहीं दिखाया। प्रॉफिट हुआ, आपने ग्रॉस इनकम तो किया लेकिन नेट इनकम जीरो दिखा दिया। क्यों? सारे खर्चे आपने दिखा दिए। इतने सारे खर्चे होते, आप जब बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखोगे ना, बहुत सारे खर्चे होंगे। तो वो खर्चे दिखाने के लिए फिर क्या होता है, टैक्स की कुछ लायबिलिटी और बचती नहीं है, जीरो टैक्स दिखा के आप निकल जाते थे। तो गवर्नमेंट ने देखा कि हमें तो ऐसे तो सरकार चलानी मुश्किल हो जाएगी, तब उन्होंने ना एक प्रोविजन लाया मैट का, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। गवर्नमेंट क्या बोलती है कि आपको ना एक मिनिमम टैक्स पे करना ही पड़ेगा। कितना परसेंट करना पड़ेगा? देखो गवर्नमेंट क्या बोलती है, देखो आपको अगर प्रॉफिट हुआ 1 लाख, आपने सारे डिडक्शन कर दिया जीरो, तो आपको तो इनकम टैक्स एक्ट में आपको कुछ देना नहीं है। एज पर नॉर्मल इनकम टैक्स की जो प्रोविजन है 30% यू हैव टू पे, आपको तो कुछ नहीं करना, क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं दिखा रहे हो, नेट प्रॉफिट, तो आप कहाँ से टैक्स पे करोगे। लेकिन उन्होंने ये क्या कर दिया, उन्होंने बोल दिया कि आप ना मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स दो। आप मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखो उन्होंने बोल दिया कि आपको बुक प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। सपोज करो बुक प्रॉफिट, आपका टोटल प्रॉफिट 1 लाख था, आपने डिडक्शन जो दिया वो डिडक्शन को वापस जोड़ दो। जो जो आपने डिडक्शन दिया ना उस डिडक्शन को वापस जोड़ना है।
आपका जो आपने घटा के एज पर इनकम टैक्स नॉर्मल टैक्स में आप जब नेट प्रॉफिट काउंट कर रहे होते ना, तो उसमें आपका प्रॉफिट नेट प्रॉफिट जीरो था, तो आपको टैक्स नहीं देना होता था। आप क्या बोल रहे हैं कि जो नेट प्रॉफिट निकाला ना, जो चीज़ आपने लेस किया उसको आप ऐड कर दो। कुछ चीज़ें ऐड करनी थी, कुछ चीज़ें इंक्रीज होगा, कुछ चीज़ें डिक्रीज होगा। सपोज करो आपने कुछ डिविडेंड दिया, तो आप ना उसको ऐड बैक कर लो। डेप्रिसिएशन दिया, वो ऐड बैक कर लो। ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें ना ऐड बैक करके ना वो बुक प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, एक्चुअल उसका बुक प्रॉफिट कितना था। अब क्या बोल रहा है, अब फिर ना आप कैलकुलेट करो। बुक प्रॉफिट पे आप परसेंटेज निकालो और नॉर्मल टैक्स पे परसेंटेज निकालो। जो भी हायर होगा ना वो पहले हमें दे दो, उसके बाद अगले साल जो आपको टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। ये इसका मैट का प्रोविजन है। अब वो एक एक करके क्वेश्चंस में आपको सॉल्व कराता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले एक इलस्ट्रेशन नुमान रेट क्या बोलता है, मैट का रेट है 15%। एमएटी मैट मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, इसका रेट है 15% प्लस सेज प्लस सरचार्ज। सरचार्ज जो है 1 करोड़ के ऊपर के जैसे प्रॉफिट आ गया तो उस पर देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर सेज है ये 4% तो सबको देना पड़ेगा। इलस्ट्रेशन क्या है, एक टैक्सेबल इनकम बिग मिलियनर्स प्राइवेट लिमिटेड कंप्यूटर एज पर प्रोविजन इनकम टैक्स एक्ट 8,40,000। अब देखो इसका टैक्सेबल इनकम है ये, मैं एकदम शॉर्टकट में बता रहा हूँ। टोटल इनकम क्या 8,40,000 है। एज पर इनकम टैक्स एक्ट इन्होंने 8,40,000 का प्रॉफिट निकाला, ठीक है ना। और जो बुक प्रॉफिट अब कंपनी कंप्यूटेड किया, जो घटा के ये सब सारे एग्जेम्पशन डिडक्शन जितना भी था घटा घुटो के इसका जो ना टैक्सेबल इनकम, ये बोल रहा है मेरा 8,40,000 इनकम है, मैं इस पे टैक्स दूंगा। ये कौन बोल रहा है, बिग मिनरल प्राइवेट लिमिटेड। अब जब गवर्नमेंट क्या बोल रही है, मैट लगा दिया, तब ना उसको बोला बुक प्रॉफिट काउंट करो, जो आपने डिडक्शन किया उसको एड बैक करो। तो एड बैक करने के बाद बुक प्रॉफिट क्या आ गया, 18,40,000 की प्रॉफिट आ गई। देखो 18,40,000 प्रॉफिट आ गई। और नॉर्मल टैक्स में सारे डिडक्शन देने के बाद प्रॉफिट आया था 8,40,000। और जैसे ही सबको जो डिडक्शन किया था उसको एड बैक किया तो ये प्रॉफिट आ गया 18,40,000। अब बोल रहा है इस दोनों का काउंट करो, मेरा टैक्स लायबिलिटी कितना बनता है। अब दोनों को काउंट किया तो देखो 8,40,000 जो नॉर्मल टैक्स था इनकम टैक्स में, उसके 30% लगाया आप 30%। अब 30% क्यों लगाया, आप इसका सोच के चलो कि आपकी प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस से मतलब अगर ये 22-23 चल रहा है तो आप 21-22 ले लो। तो 21-22 में आपका जो है 400 करोड़ के ऊपर आपका टर्नओवर था। अगर आपका 400 करोड़ के ऊपर टर्नओवर था तो 30% के हिसाब से लगाओगे 8,40,000 इनकम पे। अदरवाइज 400 करोड़ के नीचे अगर था आपका प्रीवियस ईयर में इनकम सेल, तो आपको 25% लगाना है। तो इसका 400 करोड़ के ऊपर टोटल टर्नओवर था, तो टोटल इनकम इन्होंने एसेस किया कि 8,40,000 इनकम है। 30% इन्होंने टैक्स कैलकुलेट करके दिया 2,52,000। इसमें सेज लगना है, लेकिन सेज अभी छोड़ दो, सेज तो एक फिक्स रेट है 4% का, उसको अभी छोड़ दो। तो 8,40,000 पे 30% 2,52,000 रुपया गवर्नमेंट को पे करना है। किसको करना है, बिग मिनरल को। अब ये नॉर्मल टैक्स पे हमने काउंट किया। अब मैट पे आ जाते हैं। ये तो सारे डिडक्शन करने के बाद हमारा आया था ना, ये जो 8,40,000 है ये एज पर नॉर्मल टैक्स पे काउंट किया था। मतलब टोटल इनकम माइनस सारे जितने भी खर्चे हैं उसको माइनस करने के बाद नेट इनकम आया। नेट इनकम पे 30% काउंट किया, इसको बोलते हैं नॉर्मल प्रोविजन ऑफ टैक्स। नॉर्मल प्रोविजन में टोटल इनकम 30% काउंट करना है, इसमें स्लैब नहीं चलेगा। जो ये है ना, जो कंपनीज के लिए है ना, उसका एक फिक्स रेट है 30%। 400 करोड़ के ऊपर जिसका टर्नओवर था पिछले साल में, और जिसका सेल 400 करोड़ के नीचे था, जिसका टर्नओवर 400 करोड़ के नीचे था, उसका टैक्स रेट है 25%। तो इसका फिक्स रेट हो गया 30%। 400 करोड़ के ऊपर एज्यूम करता हूं कि 400 करोड़ के ऊपर इनका टर्नओवर था प्रीवियस ईयर में, तो इन्होंने टैक्स कैलकुलेट करके निकाला 2,52,000 प्लस सेल्स। अच्छा, बुक प्रॉफिट क्या होता है, जो इसका नेट इनकम था उस पे सारे एडबैक हो जाएगा, जो जो खर्चे डिडक्ट किया था एडबैक होने का बुक प्रॉफिट निकल के आएगा, मतलब एक्चुअल बुक का प्रॉफिट। और ये है डिडक्टेड प्रॉफिट, सारे खर्चे डिडक्ट करने के बाद एक्चुअल बुक प्रॉफिट में खर्चा डिडक्ट करने के बाद जो अमाउंट आता है वो नेट प्रॉफिट आ गया। अब ये नेट प्रॉफिट में से ना ये बुक प्रॉफिट बनाना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट से सारे खर्चे को ऐड कर दो, बुक प्रॉफिट बन गया कि जो खर्चे हमें माइनस करने को दिया नहीं यहाँ पे, मतलब डिविडेंड है जोड़ दिया, डेप्रिसिएशन जोड़ दिया, ऐसे करके सारे प्रॉफिट निकाल के एक्चुअल जो बुक प्रॉफिट है वो निकल के आया 18,40,000। अब हमें काउंट करना है नॉर्मल टैक्स 8,40,000 पे 30% 2,52,000 और मैट का रेट है 15%, ये फिक्स रेट है। तो मैट 18,40,000 पे हम 15% काउंट करें। देखो 15%
ऑन 18,40,000, इसका टोटल टैक्स बनेगा 2,76,000। आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो। अब 2,76,000 पे 4% इसका भी सेज है, इसका भी सेज है, तो सेज को छोड़ दो, जब हायर देखना है, सेज तो एडिशनल चीज है, जितना इस पे आएगा उतना भी उस पे ही 4% आ जाएगा। लेकिन हमें ये कैलकुलेट करना है कि किसका टैक्स ज्यादा बनता है। तो देखो एज पर टैक्स नॉर्मल प्रोविजन में 2,52,000 आया, और मैट पे कितना आया 2,76,000। तो बोल रहा है कि जो ज्यादा है ना वो पे करो, जो कम है वो पे मत करो। तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि गवर्नमेंट बोल रहा है ज्यादा दो, तो ज्यादा कौन सा है 2,52,000 और 2,76,000। तो ये बुक प्रॉफिट का जो टैक्स निकलता है वो 2,76,000 निकलता है। तो अब क्या करना है, गवर्नमेंट को 2,76,000 पे करना है। दस द टैक्स लायबिलिटी ऑफ बिग मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड विल बी 2,76,000 प्लस सेज एज एप्लीकेबल ब्रिंग हायर देन द नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी। इस लाइन को समझ लो अच्छे से। क्या बोल रहा है, एक नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी जो था, दो टैक्स लायबिलिटी जो बनी 8,40,000 इनकम पे 30% काउंट करके 2,52,000 बना, और बुक प्रॉफिट 18,40,000 आया। बुक प्रॉफिट कैसे काउंट आया, नेट प्रॉफिट में से जो जो हमने नेट प्रॉफिट निकाला, ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे प्रॉफिट जो खर्चे माइनस कर दिया था, तो वो नेट प्रॉफिट आ गया था। अब क्या बोल रहा है, नेट प्रॉफिट में से सारे खर्चे जो आपने माइनस किया था ना वो जोड़ दो, तो बुक प्रॉफिट आ गया। तो बुक प्रॉफिट में से 15% फिक्स निकाल लो, तो कितना आया 2,76,000। अब बोल रहा है कि 2,52,000 और 2,76,000 ये दोनों कैलकुलेट करने के बाद जो हायर है ना वो पेमेंट हमें कर दो। हायर कौन सा है, टैक्स लायबिलिटी विल बी 2,76,000 बिकॉज हायर देन द नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी। नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, जो हमने इनकम टैक्स एक्ट में 30% डिडक्ट कर 30% के हिसाब से निकाला था। तो आपका हायर 2,76,000 ये देना पड़ेगा। एक तो ये हो गया, ठीक है। अब समझ लो 30% किसका रेट है, प्रीवियस ईयर में अगर आपका कंपनी का, ये मैट सिर्फ कंपनी के लिए एप्लीकेबल है, याद रखना, कंपनी, लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इन सब के लिए एप्लीकेबल है। अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी 400 करोड़ के ऊपर प्रीवियस ईयर में जो पास्ट है उसमें अगर उनका टर्नओवर 400 करोड़ एक्सीड नहीं किया, 400 करोड़ टर्नओवर एक्सीड नहीं किया या ग्रॉस रिसीव एक्सीड नहीं किया, तो 25% टैक्स रेट काउंट होगा। देन ये 30% की जगह ना ये 25% काउंट होगा, यहाँ पे 25% काउंट होगा। अगर ये 400 करोड़ के नीचे टर्नओवर है तो ये टैक्स का रेट याद रखना आपको। अगर 400 करोड़ के नीचे है तो 25% होगा, 400 करोड़ के ऊपर है प्रीवियस ईयर में तो 30% काउंट होगा। तो हमने एज्यूम कर लिया कि ये जो बिग मिनरल वाटर प्राइवेट लिमिटेड है इसका टोटल जो है टर्नओवर था 400 करोड़ के ऊपर 500 करोड़ था, हम ये मान लिए, तो इसी हिसाब से हमने 30% का टैक्स कैलकुलेट कर लिया। यहां तक क्लियर। अब सेकंड इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। सेकंड इलस्ट्रेशन है इलस्ट्रेशन सेकंड, द टैक्सेबल इनकम ऑफ एसएम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड कंप्यूटेड एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। देखो अब यहाँ पे फिर से वही बोल रहा है, इनकम टैक्स एक्ट में आपका टोटल इनकम जो है कंप्यूट हुआ कितना 28,40,000। ये नॉर्मल प्रोविजन ऑफ टैक्स सोच लो 30% है या 25% है। क्वेश्चन साइलेंट है इसीलिए हमने एज्यूम करना है, या तो 30% भी हो सकता है या 25% भी हो सकता है। तो हमने एज्यूम बाद में करेंगे कि किस रेट में क्या किया क्यों नहीं किया, तो बाद में। अभी हमें ये देखना है, क्वेश्चन बोला 28,40,000 आपका इनकम टैक्स प्रोविजन में प्रॉफिट आया था, तो इसका इनकम पे आपको टैक्स लगाना है। अच्छा, अगर बुक प्रॉफिट देखो तो बुक प्रॉफिट पे बोलता है आपका बुक प्रॉफिट आता है 18,40,000, ठीक है ना। अब ये हो सकता है कम है, कई सारे रीजन हो सकता है इसके वजह से कम है। तो इनकम टैक्स टैक्सेबल इनकम कंप्यूटेड एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 28,40,000। ये आपके क्वेश्चन समझने के लिए है। टैक्सेबल इनकम नॉर्मल टैक्स में है 28,40,000, अब बुक प्रॉफिट में है मैट के थ्रू 18,40,000। अब कौन सा टैक्स लायबिलिटी हमें पे करना है, तो चलो कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 28,40,000 का कैलकुलेशन हम 30% से ही कर लेते हैं। 8,52,000 प्लस सेस हमेशा लगाना है। अभी आप साइलेंट रहो, बस सेस आपको देना है बाद में। तो आपको 30% कैलकुलेट करना है। 30% क्यों करना है, हमने अज्यूम कर लिया इसका भी जो है लास्ट ईयर में टोटल टर्नओवर या ग्रॉस रिसीव जो है 400 करोड़ के ऊपर था, इसीलिए हमने टोटल इनकम पे 28,40,000 पे 30% कैलकुलेट करके 8,52,000 इसकी टैक्स लायबिलिटी हमने बना दिया। अब चलो जी नॉर्मल टैक्स में आ जाते, बुक प्रॉफिट में आ जाते हैं। बुक प्रॉफिट मैट बोलता है हमारा इनकम तो टोटल 18,40,000 है, तो इस पे कितना परसेंट लगेगा, इस पे 15% लगेगा। ये फिक्स रेट है,
ये 30% जैसे फिक्स रेट है, और अगर टर्नओवर 400 करोड़ के नीचे है तो 25% आ जाएगा। वैसे मैट पे ना चाहे कितने भी टर्नओवर हो कुछ हो, मैट का रेट फिक्स है 15%। तो मैट कैसे लगेगा, बुक प्रॉफिट मैट 18,40,000, इस पे 15% लगाया तो टोटल इनकम आया, टोटल जो आपका टैक्स लाइबिलिटी बना वो 2,76,000। अब देखो इसका तो लाइबिलिटी बना 8,52,000, इसका बना 2,76,000, तो हायर कौन सा है, हायर है नॉर्मल टैक्स लाइबिलिटी वाला। तो हम जो नॉर्मल टैक्स लाइबिलिटी है वो पे करेंगे। तो दस टैक्स लाइबिलिटी ऑफ एसेंस एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड विल बी 8,52,000, ये आपका पे करना है गवर्नमेंट को, ठीक है ना। हायर देन द मैट लाइबिलिटी, मैट लाइबिलिटी से ज्यादा है नॉर्मल टैक्स, पहले में मैट देना था, इसमें नॉर्मल टैक्स देना है, ठीक है। अब आ जाओ तीसरे क्वेश्चन में। इसका भी बुक आपने मान लिया 400 करोड़ के ऊपर टर्नओवर था लास्ट ईयर में, इसीलिए हमने 30% लगाया, अदरवाइज 25% लगाता, ठीक है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ मैट, अब मैट किस पे नहीं लगता, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ मैट। देखो मैट ना डोमेस्टिक कंपनी में ऐसा कंपनी है, कुछ सेक्शन है 115 कुछ फिक्स रेट उसका होता है, तो वो बाद में डिस्कस करेंगे, उसके लिए मैट नहीं लगता। लेकिन ये कोई ज़्यादातर कंपनियां एडॉप्ट नहीं करती है। एक लाइफ इंश्योरेंस वाली कंपनियां जो बिजनेस करती है ना, लाइफ इंश्योरेंस से जो इनकम आती है वो भी इसमें नहीं फॉल करता मैट में, उनका अलग हिसाब है, उनका नॉर्मल टैक्स पे जो देना पड़ता है वो देता है, उनका हिसाब किताब अलग है। शिपिंग कंपनी से जो कोई बिजनेस करके इनकम कमाते हैं उसको भी देना नहीं है। और मीनिंग ऑफ बुक प्रॉफिट, मीनिंग ऑफ बुक प्रॉफिट ये होता है कि आपने टोटल प्रॉफिट एंड लॉस जो तैयार किया उसमें जो भी खर्चे आपने डिडक्ट किया था प्रॉफिट एंड लॉस बनाते टाइम, वो आपको ऐड कर देना है, तो आपका बुक प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड बुक प्रॉफिट। और इनकम टैक्स प्रोविजन में जो प्रॉफिट निकल के आता है वो सारे खर्चे जो है माइनस करने के बाद निकल के आता है, ठीक है। अब एक इलस्ट्रेशन और समझते हैं। टैक्स लायबिलिटी एसएम मिनरल लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 अंडर द नॉर्मल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स 8,40,000, इसकी टैक्स लायबिलिटी है, ये इनकम से इनकम नहीं बोल रहा है, इनकम से इनकम करके सब करके निकाल के वो टैक्स लायबिलिटी बता दिया। इनकम सोच लो 28 लाख है, उस पर 30% काउंट करके वो इनकम निकाल दिया, टोटल टैक्स लायबिलिटी निकाल दिया। अब ये टैक्स लायबिलिटी कितना निकाला, टैक्स लायबिलिटी निकाला 8,40,000 रुपया। ये कौन से प्रोविजन में निकाला, नॉर्मल प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स, नॉर्मल टैक्स प्रोविजन जो है ना उस पे निकाला। बस ये लाइन याद रखना, नॉर्मल टैक्स प्रोविजन पे ये इनकम टैक्स की लायबिलिटी इनकी 8,40,000 का निकला। अच्छा मैट के थ्रू कितना निकला, मैट के थ्रू जो है 15% के हिसाब से जो भी उसका प्रॉफिट था उसके हिसाब से कैलकुलेट करके उनका 10 लाख रुपए इनकम निकला, लायबिलिटी निकला, टैक्स लायबिलिटी। ये टैक्स लायबिलिटी है, इनकम नहीं है। 8,40,000 रुपए यू हैव टू पे, दिस इज द टैक्स लायबिलिटी और दिस इज ऑल्सो टैक्स लायबिलिटी। लेकिन ये नॉर्मल इनकम टैक्स के प्रोविजन से ये काउंट हुआ है 30% या 25% के हिसाब से, और ये मैट प्रोविजन बुक प्रॉफिट के हिसाब से 15% कैलकुलेट करके ये 10% टैक्स लायबिलिटी बना है। आप बोल रहे हैं कि कौन सा देना है, तो जो भी हायर है, हायर कौन सा है 8,40,000 और 10 लाख, जो हायर है तो हायर कौन सा है 10 लाख, तो 10 लाख देना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या बोलता है आगे क्वेश्चन का आंसर। ए कंपनी पेइंग मैट इज इंटाइटल्ड टू क्लेम दैट क्रेडिट ऑफ मैट इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी दैट इनकम लायबिलिटी, ठीक है। सबसे पहले तो ये पे करना है 10 लाख रुपया। अब जो 10 लाख रुपया पे कर लो, अब एक चीज यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत अच्छे से समझना। अब देखो नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी तो आपका 8,40,000 हुआ, अब आप 10 लाख रुपया पे कर रहे हो गवर्नमेंट को, तो हमारा तो 1,60,000 रुपये लॉस हो रहा है ना। बात समझ रहे नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रूल बनाया इनकम टैक्स में कि जो आपका प्रॉफिट है, देखो आपके लिए एकदम नया चीज है ये, मैं गारंटी बोल रहा हूँ ये नया चीज है, मैं ये बिलीव करके चल रहा हूँ कि आप लोगों में से शायद किसी को पता हो ये चीज, ठीक है ना, क्योंकि ये एडवांस लेवल की चीज है। अगर आप ये नहीं जानोगे तो आपको कंपनी के सीट में बैठना बहुत मुश्किल है हायर लेवल में। तो इसमें आपको क्या करना है, हायर ऑफ द टू, हायर ऑफ द टू कौन सा है, नॉर्मल टैक्स प्रोविजन में जितना काउंट हो रहा है और जो बुक प्रॉफिट में काउंट हो रहा है टैक्स लायबिलिटी। बुक प्रॉफिट में 15%, हायर में 25% या 30% जो आपका स्लैब में फॉल करता है। आपने कैलकुलेट कर लिया, 8,40,000 निकला आपका नॉर्मल टैक्स प्रोविजन में और 10 लाख निकला आपका बुक प्रॉफिट में। अब आप पे कौन सा करोगे, पे करोगे 10 लाख रुपया। अब हम लोग बेवकूफ तो नहीं ना है कि बुक प्रॉफिट में 10 लाख रुपया निकला तो 10 लाख रुपया टैक्स पे कर देंगे, हमारा तो लॉस हो गया ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो हमारे को ये निकाल के दिया कि एक एक्ट बनाया कि भाई जितना आपका ग्रॉस प्रॉफिट होगा उसमें से खर्चा को आप माइनस करके जो प्रॉफिट होगा उस पर आपको टैक्स देना है। तो मेरा तो प्रॉफिट जो निकला
प्रॉफिट काउंट करके हमने ये कैलकुलेशन करके देखा, हमारी तो लायबिलिटी 8,40,000 है, लेकिन मैं 10 लाख दे रहा हूँ। तो गवर्नमेंट बोला कोई बात नहीं, अब घबराओ मत, गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया है, आप जो दे रहे हो ये हमें सरकार चलाने के लिए है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स दो, हम आपको टैक्स क्रेडिट दे देंगे। बोल रहा है हम आपको बाद में ना ये आपको रिफंड कर देंगे। रिफंड के मतलब एडजस्ट कर सकते हो, किसी आगे अगर आपका शॉर्टफॉल होता है तो आपको एडजस्ट करने को मौका मिलेगा। कैसे मिलेगा मैं सारे चीज आपको क्वेश्चन पे समझा दूंगा। अभी आप खाली ये समझो, अभी फिलहाल आपने 10 लाख रुपए पेमेंट कर दिया। अब 10 लाख रुपए जो पेमेंट कर दिया तो आपने एक्सेस कितना किया? देखो आपकी एक्चुअल पेमेंट जो है ना 8,40,000 ही है। एज पर इनकम टैक्स एक्ट जितना बनता है ना वही आपको पेमेंट करना है। लेकिन गवर्नमेंट आपसे ये 10 लाख रुपए इसलिए ले रहा है कि जीरो टैक्स कंपनी ना बन जाए आपका। उससे क्या होगा, अगर कम देने लग गया ना इनकम टैक्स एक्ट में, तो फिर क्या होगा, गवर्नमेंट को सरकार चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फॉर द बेनिफिट ऑफ द नेशन उन्होंने एक प्रोविजन लाया मैट का। तो वो क्या बोल रहा है, ठीक है 8,40,000 आपका एक्चुअल बनता है, मैं मान गया, लेकिन आपका साथ में 10 लाख भी बनता है बुक प्रॉफिट, तो आप ये दे दो। अगले साल अगर आपकी कोई क्रेडिट बचेगा तो आपको जब टैक्स पे करना पड़ेगा ना, तो ये 1,60,000 जो आपका बैलेंस है वो आपको एडजस्ट करवा देंगे। आप कैसे करवाएंगे मैं आपको बाद में समझाता हूँ। देखो, एक कंपनी पेइंग मैट इज इंटाइटल्ड टू क्लेम टैक्स क्रेडिट। टैक्स क्रेडिट आपको मिलेगा इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी। जो आपकी नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी के अलावा जो आप पे कर रहे हो वो आपको गवर्नमेंट ने रिफंड के मतलब एडजस्ट कर सकते हो। कैसे करेंगे? 10 लाख रुपए आपने पे कर दिया, आपकी लायबिलिटी 8,40,000 था, तो 1,60,000 रुपए आपने एक्सेस पे किया। देखो एज पर सेक्शन 115 JAA, इन एनी ईयर कंपनी पेज टैक्स लायबिलिटी एज पर मैट, then it can claim MAT credit being the excess of MAT paid over the normal tax liability। मतलब जो आपकी नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी बनती थी उससे ज़्यादा अगर आपका मैट लायबिलिटी बनी है और अगर आपने मैट पे किया, मैट ही पे करना पड़ेगा, अगर तो कोई सवाल ही नहीं है, मैट ही पे करना पड़ेगा। तो जो आपने एक्सेस पेमेंट कर दिया ना 8,40,000 आपका नॉर्मल टैक्स में लायबिलिटी थी, आपने पे कर दिया 10 लाख मैट के हिसाब से आपका आया, तो आपने 1,60,000 जो आपने पे किया एक्सेस, ये आपको नेक्स्ट अगले कमिंग ईयर असेसमेंट ईयर में आपको एडजस्ट करने को देगा। अब इसका भी देख लेते कैसे देगा। देखो जी, इलस्ट्रेशन नंबर, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, द टैक्स लायबिलिटी SM एनर्जी लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 अंडर द नॉर्मल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 18,40,000। अब आ जाओ इस क्वेश्चन को समझना। 18,40,000 रुपये आपके टैक्स नॉर्मल प्रोविजन में बनता है, ठीक है ना, और मैट के थ्रू कितना बनता है 18 लाख। तो कौन सा हायर है? 18,40,000 है, और 18 लाख हायर कौन सा है? नॉर्मल प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 18,40,000 है। अगर मैट हायर होता तो मैट देता, लेकिन मैट यहाँ पे डाउन है। इनकम टैक्स प्रोविजन जो नॉर्मल टैक्स प्रोविजन में बना है वो 18,40,000 बना है, और आपको 18 लाख बुक प्रॉफिट पे बना है, तो हमें टैक्स कौन सा देना है? 18,40,000। तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि आपकी जो 2 लाख आपने जो एक्सेस पे कर दिया था ना, ये आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। सपोज करो आपके पास 2 लाख रुपए मैट क्रेडिट है, तो आपका 2 लाख का 2 लाख एडजस्ट नहीं होगा। अब कितना एडजस्ट होगा? देखो, मैट क्रेडिट कैन बी, यहाँ पे देखो, मैट क्रेडिट कैन बी एडजस्टेड इन द ईयर इन विच द लायबिलिटी ऑफ द कंपनी एज पर द नॉर्मल प्रोविजन इज मोर देन द मैट लायबिलिटी। तो यहाँ पे कैसे हो रहा है, ये सपोज करो 18,40,000 आपको नॉर्मल इनकम टैक्स प्रोविजन में आपको पेमेंट करना था, और आपने 18 लाख अपने मैट पे करना था, तो आपने 40,000 तो आपका एक्सेस गया, मतलब एक्सेस है, हायर है ये इनकम टैक्स एक्ट, तो आपने पेमेंट तो ये करना है, लेकिन आपके पास मैट का ना आपने जो एक्सेस पेमेंट किया था ना वो आपका 1,60,000 आपने पे किया था, वो मान लो आप 2 लाख रुपए सपोज करो, यहाँ पे समझाने के लिए 2 लाख रुपए आपका मैट क्रेडिट पिछला कोई एक्सेस पड़ा हुआ है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको 40,000 रुपये की क्रेडिट मिल जाएगी। पूरा 2 लाख आपका 2 लाख रुपये अगर एक्सेस पड़ा है तो 2 लाख एडजस्ट नहीं होगा, क्योंकि आपको देना है 18,40,000, और आपका नॉर्मल प्रोविजन में 18,40,000 लायबिलिटी, और जो मैट प्रोविजन में 18 लाख, तो आपका एक्सेस तो 18 लाख से 18,40,000 सिर्फ 40,000 का ही एक्सेस है ना। तो गवर्नमेंट बोला देखो अगर आपको ये नहीं देना होता ना तो आपको 18 लाख तो देना ही होता, तो इसीलिए ये एक्सेस है 40,000 है। अगर ये 19,40,000 होता तो 1,40,000 आपको एडजस्ट करने को देता है, अगर 2 लाख रुपए आपके पास क्रेडिट है तो, मतलब बैंक में बैलेंस होगा तभी तो आप डिडक्ट करोगे। तो बैंक में बैलेंस है आपके पास, सपोज करो मैट क्रेडिट 2 लाख रुपया, तो गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, ठीक है आपको 18 पे करना था, आपने 18,40,000 पे किया, तो जो 18,40,000 है ना आउट ऑफ क्रेडिट आपका, सपोज करो 2 लाख रुपए क्रेडिट था, तो आपने 40,000 रुपये क्लेम कर लो। आपको फिर
अलग से पेमेंट नहीं करनी, एक्स्ट्रा 40,000 रुपये पेमेंट नहीं करना। आपका मैट क्रेडिट अलग से पड़ा हुआ है क्योंकि आपने पिछले साल आपने मैट का पैसा ज़्यादा दिया था, नॉर्मल टैक्स में आपकी लाइबिलिटी कम थी, मैट का लाइबिलिटी ज़्यादा था, तो आपने नॉर्मल टैक्स लाइबिलिटी पे करना है, लेकिन आपने मैट पे किया क्योंकि हायर था, इसीलिए मैट लाइबिलिटी ना आप मेरे को जो आपका एक्सेस क्रेडिट पड़ा ना उसमें से 40,000 रुपये अभी आप माइनस कर लो और 1,60,000 रुपया कैरीड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। अब ये मैट क्रेडिट कितना महीने तक, कितने साल तक हम एडजस्ट कर सकते हैं? पूरा 15 साल तक, नेक्स्ट 15 ईयर्स तक मैट क्रेडिट को एडजस्ट कर सकते हो, उसके बाद लैप्स हो जाएगा। 15 साल तक आपको ये यूटिलाइज कर लेना है। क्या बोला? पीरियड फॉर विच मैट क्रेडिट कैन बी कैरीड फॉरवर्ड एज डिस्कस्ड, द कंपनी कैन carry forward MAT credit for adjustment in subsequent year. However, the MAT credit can be carried forward only for a period of 15 years after which it will lapse. So MAT credit cannot be utilized by the company within a period of 15 years. ठीक है ना? Cannot be utilized by the company within a period of 15 years immediately succeeding the assessment year in which the credit was generated. मतलब जिस साल में भी आपका जनरेट हुआ मैट क्रेडिट, आप 15 साल तक, नेक्स्ट 15 साल तक आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। देन सच क्रेडिट विल लैप्स, आफ्टर दैट जो है ये क्रेडिट लैप्स हो जाएगा। नो इंटरेस्ट इज पेड टू द टैक्स पेयर इन रेस्पेक्ट ऑफ सच क्रेडिट, कोई इंटरेस्ट पे नहीं होगा। ठीक है जी। अब ये जो मैं बुक प्रॉफिट हम काउंट करते हैं ना, जब हम कैलकुलेशन करेंगे ना बुक प्रॉफिट, तो बुक प्रॉफिट कैलकुलेशन करने के बाद ना एक 29 फॉर्म बी होता है, 29 बी फॉर्म, जो सीए से सर्टिफाई करना मतलब प्रैक्टिसिंग कंपनी से चार्टर अकाउंटेंट होना चाहिए, प्रैक्टिसिंग चार्टर अकाउंटेंट से आपको सर्टिफाई करवानी पड़ेगी। जो बुक प्रॉफिट आप जो काउंट किए हो एज पर प्रोविजन ऑफ द लॉ है। ऐसा नहीं कि अपने मर्जी से आपने बुक प्रॉफिट काउंट किया और आपने कोई फिक्स सीएस बुक प्रॉफिट काउंट करके गवर्नमेंट को कम टैक्स पे कर रहे हो, ऐसा नहीं है। तो सीए का सर्टिफिकेट जो है यहाँ पे वैलिड माना जाएगा, तो बुक प्रॉफिट का ना एक सीए सर्टिफिकेट भी आपको लेना पड़ेगा। तो वैसे तो वो ऑडिट करते तो वो दे ही देते, वो सबको देना पड़ता है, वो देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आता है एएमटी, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। पहले इसको समझ लेते हैं, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स किसके लिए है? अदर देन कंपनी। लेकिन इसके हम डिस्कस आज नहीं करेंगे, नहीं तो ये कंफ्यूजन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसके हम कल डिस्कस करेंगे। तो एएमटी क्या है? एएमटी बोलता है कि सबके लिए लागू है, अदर देन कंपनी। अदर देन कंपनी अभी बिजनेस कोई इनकम है तो कौन कौन? देखो, इंडिविजुअल भी हो सकता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी हो सकता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म भी हो सकता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी हो सकता है। मतलब अदर देन कंपनी जो भी है वो सारे एएमटी ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स में फॉल करता है। मतलब गवर्नमेंट यहाँ भी बोल रहा है कि आप तो बहुत सारे डिडक्शन ले लेते हो, जैसे एटीसी। एग्जांपल देखो, आप इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे हो, देखो आपका सैलरी इनकम नहीं होना चाहिए, आपका बिजनेस इनकम होना चाहिए। इंडिविजुअल भी तो बिजनेस करते हैं ना। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो आप एएमटी में फॉल करोगे, अगर आप बिजनेस नहीं करो तो एएमटी में फॉल नहीं करोगे। आप सैलरी इनकम है आपका, क्या बिजनेस तो इनकम है नहीं ना, उसमें एएमटी फॉल नहीं होगा। अच्छा, एक बात और, बिजनेस इनकम में भी ना इन्होंने एग्जम्पशन दे रखा है कि 20 लाख रुपया आपका सारे एडजस्ट करने के बाद 20 लाख रुपया आपका इनकम होना चाहिए। बुक प्रॉफिट जो एडजस्टेड इनकम बोलता है वहां पे बुक प्रॉफिट बोलता है, एएमटी में, मैट में, मिनिमम अल्टरनेटिव्स कंपनी में बोलता है बुक प्रॉफिट। और जब ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स में आते हैं तो वहां पे बोलते हैं एडजस्टेड टोटल इनकम। एडजस्टेड टोटल इनकम में क्या बोल रहा है कि जो आप एटीसी में 1.5 लाख रुपया एग्जम्प्ट है, बहुत सारे डिडक्शन है, मेडिकल डिडक्शन है, एटीसी है, जैसे सपोज करो पीपीएफ में पैसा रखा, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, एलआईसी में आपने कोई इंश्योरेंस प्रीमियम भरा है, वो सारे डिडक्टेड है, ठीक है ना। तो ये सारे जो एटीसी में डिडक्शन होता है, उसके बाद एटीडी में डिडक्शन होता है, सारे डिडक्शन को ऐड बैक करने से एडजस्टेड टोटल इनकम आ जाएगा। तो एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख तक तो एग्जम्प्ट है। 20 लाख के ऊपर अगर आपका कोई बिजनेस इनकम आ रहा है तो फिर आपका ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स लागू हो जाएगा, अदरवाइज लागू नहीं होगा। 20 लाख के नीचे जिनका एडजस्टेड टोटल इनकम है उस पर लागू नहीं होता, उस पर ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स लागू नहीं होगा। नॉर्मल टैक्स प्रोविजन जो इनकम टैक्स का स्लैब रेट पे इंडिविजुअल का बनता है वही बनेगा। इनकम टैक्स का बिजनेस जो करते हैं ना, इंडिविजुअल पर्सन जो बिजनेस करते हैं उनका नॉर्मल टैक्स प्रोविजन है ना, वो स्लैब रेट पे चलता है इंडिविजुअल का, क्योंकि बिजनेस को कोई पैन कार्ड अलग से नहीं मिलता है। उनका पैन कार्ड, उनका इंडिविजुअल नाम से जो पैन कार्ड है वही इंडिविजुअल बिजनेस का पैन कार्ड है, सोल प्रोप्राइटर कहते हैं उसको। तो उसके एडजस्टेड टोटल इनकम पे स्लैब रेट में जो भी टैक्स बनता है वो उसको नॉर्मल टैक्स प्रोविजन में पेमेंट करना पड़ेगा अगर उनका इनकम 20 लाख तक है।
एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख, सारे जोड़ने के बाद लेस किया फिर जोड़ दो, 20 लाख अगर हो गया तो आपको एडजस्टेड 20 लाख से ऊपर गया तो एडजस्टेड टोटल इनकम में आप फॉल कर जाओगे, ऑल्टरनेट एएमटी में फॉल कर जाओगे, ऑल्टरनेट टैक्सेबल में फॉल कर जाओगे। फिर आपको ना आपको 18.5% के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो मैट का रेट है 15%, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स का रेट है 18.5%। इसमें कुछ कंडीशन है जिसका रेट थोड़ा कम है, जैसे 9% है। कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो उनके लिए 9% है, बाकी जैसे पार्टनरशिप है, प्रोप्राइटरशिप है, इंडिविजुअल है, सब 18.5% पे आता है। तो मैट का रेट है, एमएटी जो कंपनी के लिए होता है उनका फिक्स रेट है 15%, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स जो होता है उसके लिए 18.5% है। इस साल से ये चेंज हुआ है, नहीं तो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स जो है ना पहले 18.5 था, ठीक है ना, अब ये 15% हो गया, रिड्यूस हो गया। पहले 18.5 ही था मैट भी, अब ये 15% हो गया फिक्स इस साल से। असेसमेंट ईयर, दिस असेसमेंट ईयर 23-24। अब दोबारा से मैट को समझाते हैं। मैट मतलब मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। मैट क्यों लागू हुआ? मैट लागू इसलिए हुआ कि बहुत से कंपनीज ऐसा भी कर सकती थी या करता था कि सोच लो उन्होंने 10 लाख रुपए इनकम किया, टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम 10 लाख, 10 लाख इनकम पे क्या हुआ, डेप्रिसिएशन डिडक्ट कर दिया, सैलरी डिडक्ट कर दिया, रॉ मटेरियल का डिडक्ट कर दिया, है ना। तो रॉ मटेरियल चलो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट में आ गया, वो छोड़ दो, उसको छोड़ दो, रॉ मटेरियल का छोड़ दो, वो तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आ गया। उसके बाद क्या हुआ, सैलरी अकाउंट, सैलरी लेस चला गया, ऑफिस एक्सपेंसेस चला गया, डेप्रिसिएशन चला गया, और भी बहुत सारे डिडक्शंस है, एग्जम्पशंस है जो हम लोग इसको बैड डेब्ट्स चला गया, ऐसे करके हम लोग डिडक्ट कर लेते, ठीक ना। डिडक्ट करके प्रॉफिट को कम करके या तो जीरो टैक्स बना दिया या फिर 2-4 हज़ार रुपये टैक्स बना दिया। इससे गवर्नमेंट सरकार कैसे चलाएगी? अगर सरकार के पास पैसा नहीं होगा तो सरकार तो चलेगी नहीं ना। तो सरकार ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप जीरो टैक्स कर रहे हो ना, तो मैं भी आपको एक टैक्स थोप देता हूँ, और अगर उस टैक्स में आप जीरो टैक्स किए हो तो ठीक है, अगर सच में आपका जीरो टैक्स बनता है तो आपको देना नहीं पड़ेगा, और अगर आपका जीरो टैक्स नहीं बनता तो आप पेमेंट दे दो। अब सपोज करो किसी का सेल ही नहीं है, कुछ इनकम ही जनरेट नहीं हुआ, तो वो तो जीरो टैक्स में ही आएगा ना। लेकिन किसी का सेल है और प्रॉफिट कमाया और उसके बाद वो माइनस करते जा रहा है, सारे डिडक्शन, डेप्रिसिएशन, ये वो सब डिडक्ट करके जो डिविडेंड है, प्रॉफिट पर डिविडेंड माइनस कर दिया, डिविडेंड तो कंपनीज को पे करनी पड़ती है ना, शेयर होल्डर्स को, तो डिविडेंड भी माइनस कर दिया। तो वो क्या बोल रहे हैं कि जो माइनस किया ना सब पेमेंट को, अब सारे को जोड़ दो, ये खर्चे दिखाना बंद कर दो, इसको जोड़ दो, जोड़ के मुझे मैट कैलकुलेशन करके बता दो कि आपका मैट बुक प्रॉफिट, उसको बोलते हैं बुक प्रॉफिट। मैट कैलकुलेशन मतलब पूरा नेट प्रॉफिट से फिर से प्रॉफिट को जोड़ देना, जो आपने लेस किया उसको जोड़ दो, जोड़ने के बाद डेप्रिसिएशन जोड़ दो, डिविडेंड, ये सारे जोड़ने के बाद जो आपका बुक प्रॉफिट आएगा उस पर 15%, पहले 18.5 था, अब इस असेसमेंट ईयर से 15% हो गया, 15% टैक्स कैलकुलेट करके निकाल दो। और नॉर्मल टैक्स जो आपका इनकम टैक्स प्रोविजन है उस पर आपका अगर 25% का टैक्स बनता है वो निकालो, या फिर 30% का टैक्स बनता है तो वो निकालो। अब दोनों में से जो हायर होगा ना वो मुझे पेमेंट कर दो, ठीक है ना। अब गवर्नमेंट ये बोल रही है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, दो चीज कैलकुलेट करना है एज पर, ये एएमटी का एग्जांपल है, इसको एमएटी समझ लो एक बार, ठीक है ना। देखो नॉर्मल टैक्स में क्या बोलता है, नॉर्मल टैक्स कैलकुलेट करो एज पर इनकम टैक्स एक्ट। देखो टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करोगे, टैक्स लायबिलिटी कंप्यूटेड एज पर नॉर्मल प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। नॉर्मल प्रोविजन सपोज करो 30% है, 30% के हिसाब से सोच लो आपका 6,000 रुपये इनकम कैलकुलेट होकर आया। अब उसको बोलता है मैट में क्या बोल रहा है, ये इसका 15% समझ लो, इसको 18.5 है। अब समझ लो कि आपका मैट कैलकुलेशन, टोटल मैट कैलकुलेशन 15% के हिसाब से आपका आया 7,000 रुपया। तो अब बोल रहे ये दोनों में जो हायर है, टैक्स लायबिलिटी ऑफ टैक्स पेयर हायर ऑफ द अबव, अब दोनों में से हायर कौन सा है, हायर है 7,000, तो आपको 7,000 रुपये पे करना पड़ेगा। अब दूसरा क्या बोल रहे हैं कि आप ना ये आपका एक्चुअल पेमेंट तो यही देना था गवर्नमेंट को, लेकिन आपने मैट क्रेडिट करके गवर्नमेंट को बता दिया नहीं मैं एकदम ऑनेस्ट हूँ, और बुक प्रॉफिट जो मैंने बुक प्रॉफिट की वजह से जो मेरा एक्सेस हुआ है वो मैं पेमेंट कर रहा हूँ, और अगले अगर कोई नेक्स्ट ईयर में जो कमिंग ईयर है उसमें अगर कोई मेरा एक्सेस पेमेंट आती है इसका नॉर्मल प्रोविजन में, तो मैं जो 1,000 रुपये ये एक्सेस पे किया, यहाँ पे 1,000 रुपये एक्सेस पे हुआ वो मैं एडजस्ट करूँगा।
तो आपको गवर्नमेंट ये फैसिलिटी देगा 15 साल तक, एएमटी में भी देगा और मिनिमम अल्टरनेट टैक्स में भी देगा। तो आज मिनिमम अल्टरनेट को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। मिनिमम अल्टरनेट टैक्स सिर्फ एप्लीकेबल है कंपनीज के लिए और किसी के लिए नहीं, याद रखना। मिनिमम अल्टरनेट टैक्स ओनली एंड ओनली फॉर कंपनीज। कंपनी किसको बोलते हैं? एबीसी एंड सन्स। बहुत से लोग ना नॉर्मल आजकल देसी भाषा में ना, जो जिसको प्रोविजन नहीं पता, जिसको लॉ नहीं पता, जो छोटे मोटे थोड़ा बहुत पढ़े लिखे भी है ना, वो भी क्या बोलते हैं, जो अकाउंटिंग का सेंस नहीं रखते, वो भी ना एबीसी एंड सन्स को भी कंपनी बना देते हैं। मेरी कंपनी में तो ये काम करता है जी, मेरी कंपनी में तो ये प्रॉफिट है जी। मतलब प्रोप्राइटरशिप फर्म को भी वो कंपनी बोल देते हैं। अब ये देसी भाषा है इंडिया का, ठीक है ना। कंपनी सबको कंपनी बोल देना, लेकिन कंपनी वो नहीं है। एबीसी एंड सन्स कंपनी नहीं है। आप उसको चैलेंज करना, एबीसी एंड सन्स कंपनी नहीं है। आइदर ये पार्टनरशिप फर्म हो सकता है या फिर प्रोप्राइटरशिप फर्म हो सकता है तो फर्म ही ना। तो आपको बोलना पड़ेगा, अगर एबीसी एंड सन्स लिखा है, एबीसी एंड कंपनी लिखा है, सीओ, बहुत से लोग इंडिया में सीओ लिखते हैं, कंपनी लिखते हैं, तो वो कंपनी नहीं हो गया। अगर कंपनी लिखा है तो वो एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में रजिस्टर्ड होना चाहिए। आरओसी से रजिस्ट्रेशन नंबर लेके सीन नंबर मिलेगा, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा, रजिस्टर्ड नंबर होगा, आगे कुछ लिखा रहेगा, लिमिटेड है, ओपीसी है, प्राइवेट लिमिटेड है, कुछ ना कुछ तो लिखा रहेगा, वो कंपनी है। अदरवाइज जो भी लिखते हैं ना, एबीसी करण सिंघानिया एंड को, मेरा भी एक फर्म है करण सिंघानिया एंड को, तो मैं कोई कंपनी थोड़ी ना हूँ, मैंने एक फर्म खोला है। करण सिंघानिया एंड को जो है वो एक फर्म है, जो मेरे को इंस्टीट्यूट ने मेरे को लाइसेंस दे रखा है फर्म का। करण सिंघानियन कंपनी मेरे को इंस्टीट्यूट ने लाइसेंस दिया है कि मैं इस नाम से फर्म खोल सकता हूँ, मैंने खोला है। वैसे ही ये कोई कंपनी नहीं है, ये फर्म है, क्योंकि आगे कुछ नहीं है ना। ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड लिखा है, ना प्राइवेट लिमिटेड लिखा है, ना लिमिटेड लिखा है, ना सीन नंबर है। इसे सोल प्रोप्राइटरशिप। बैंक अकाउंट जब खोलते हैं ना, तो चेकबुक में लिखा रहेगा प्रोप्राइटर, देखना नाम के नीचे। अगर करण सिंघानियन कंपनी है तो नीचे नाम लिखा रहेगा प्रोप्राइटर। अगर पार्टनर है तो पार्टनर। अगर हमारा फर्म 2 पार्टनर का या 3 पार्टनर का है तो पार्टनर लिखा रहेगा चेकबुक के नीचे, ठीक है ना। अगर स्टैंप भी लगवाएंगे तो पार्टनर या प्रोप्राइटर लगाएंगे। तो ये कंपनी नहीं है। तो कंपनी का डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ गया है। कंपनी का डेफिनेशन में सीन नंबर होना चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड ओपीसी होना चाहिए, तो उससे वो कंपनी एग्जिस्टेंस है, समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर एबीसी एंड को लिख दिया, एबीसी एंड कंपनी लिख दिया, वो कंपनी नहीं हो गया। देसी भाषा में कंपनी बोलते हैं, कंपनी नहीं है। उसके लिए ना वो इंडिविजुअल टैक्स जो है 18.5 लगेगा। मैट सिर्फ कॉर्पोरेट कंपनी के लिए लगता है, ओनली 15% फ्रॉम दिस असेसमेंट ईयर। ओके, नंबर 2, टैक्स रेट क्या है? टैक्स कंप्यूट करेंगे 15% ऑन बुक प्रॉफिट प्लस सेज लगाएंगे, सरचार्ज मुझे एप्लीकेबल होगी तो लगाएंगे। 1 करोड़ के ऊपर प्रॉफिट है तो लगाएंगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है ना। इलस्ट्रेशन देख लेते हैं दोबारा। मैट और एएमटी दोनों चीज समझना है। अगर ये दोनों चीज नहीं समझेंगे, हमें इनकम टैक्स प्रोविजन का टैक्स कैलकुलेशन करने की जो वे है वो हमें पता नहीं चलेगा। फिर हम ब्लाइंड है, हम कुछ बोल ही नहीं पाएंगे कि भाई टैक्स कैलकुलेशन कैसे करना है, क्या प्रोविजन है, कैसे, कुछ नहीं बोल पाएंगे। ये बहुत प्रोमिनेंट प्रोविजन है। अगर आप ये बोल दिए ना तो बहुत खुश हो जाएंगे जो भी इंटरव्यूअर होगा ना, कि बोलेगा हाँ आपके पास बहुत अच्छा नॉलेज है। ये मैनेजरियल स्किल्स है। अगर आपको क्वेश्चंस पूछेगा, अगर मैनेजरियल या सीनियर अकाउंटेंट के पोस्ट में जाओगे तो ये क्वेश्चंस आएगा आपके पास सामने, 100% आएगा। 10 में से 8 कंपनी पूछेगी, हमारे एग्जाम में भी आ सकता है। और ये क्वेश्चन अगर आपने जवाब दे दिया, मैं गारंटी देता हूँ आपने 50% सोच लो यहाँ से इंटरव्यूअर का आपने मन जीत लिया कि हाँ जी इनको नॉलेज है। वो ये मन बना लेंगे इनको नॉलेज है, ये आंसर राइट दे रहे हैं। वो यही पूछेंगे जो मैं अभी आज को जो समझा रहा हूँ ना, बस इसमें से ही पूछेंगे। इतना भी एडवांस में नहीं पूछेंगे, थोड़ा पूछेंगे, रेट पूछ लेंगे, या कैसे पेमेंट करना है, कौन सा पेमेंट करना है, लोअर या हायर, ये पूछ लेंगे। एमएट क्या है ये पूछ लेंगे। ये 3 में से ज़्यादा नहीं पूछेंगे। लेकिन आपके पास कंसेप्ट क्लियर होगा तभी तो आप रिप्लाई दोगे। तो वही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। टैक्स लाइबिलिटी, बिग मिनरल प्राइवेट लिमिटेड, आपका टैक्सेबल इनकम है, सॉरी टैक्स लाइबिलिटी नहीं है, टैक्सेबल इनकम है 8,40,000। एज पर इनकम टैक्स एक्ट नॉर्मल प्रोविजन मैंने बोला ना, एक नॉर्मल प्रोविजन है, एक बुक प्रॉफिट काउंट करना है। नॉर्मल प्रोविजन में आपका सब कुछ डिडक्ट करने के बाद आपका टैक्सेबल इनकम 8,40,000 आया। सपोज करो 20 लाख रुपए टोटल इनकम था, उसके बाद सारे घटाने के बाद खर्चे, जितना जितना खर्चे इनकम टैक्स एक्ट में अलाउड है वो डिडक्ट कर दिया। डिडक्ट करने के बाद हमारा जो टोटल इनकम जो आया टैक्सेबल इनकम वो 8,40,000 आया। अब इस पे हमें टैक्स पे करना है।
तो हमें सेकंड प्रोविजन क्या देखना है, इस पे कर लिया। अब सेकंड प्रोविजन बुक प्रॉफिट काउंट करेंगे। क्या है बुक प्रॉफिट जी? बुक प्रॉफिट नेट प्रॉफिट को फिर से जोड़ लेना। नेट प्रॉफिट निकाला, ये नेट प्रॉफिट के बेस पे 8,40,000 निकाला। अभी वही नेट प्रॉफिट के ऊपर ना फिर से जोड़ लो आप, जो जो चीज डिडक्ट किया था ना आपने, जो इनएलिजिबल डिडक्शन है उसको जोड़ लो, ठीक है ना। जोड़ने के बाद देखना आपका जो टैक्सेबल इनकम 8,40,000 था ना, वो आपका जंप करके ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे जंप करके कितना हो गया देखो, बुक प्रॉफिट 18,40,000 हो गया, 10 लाख रुपए जंप कर गया। क्यों जंप किया? आपने डेप्रिसिएशन का घटा रखा था, जोड़ दिया। आपने डिविडेंड घटा रखा था, जोड़ दिया। ये सारे चीजें जो आपको जो अलाउड नहीं करता बुक प्रॉफिट में, वो आपको बुक प्रॉफिट में जोड़ना पड़ता है। तो आपने ये जोड़ लिया, आपने बुक प्रॉफिट आपका बढ़ गया। अभी एक बात बताओ, हम बुक प्रॉफिट के लिए क्यों आप इसको जोड़ते हैं? इसीलिए देखो, डेप्रिसिएशन से ना हमारे प्रॉफिट कम हो रहा है। डेप्रिसिएशन देने से हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है, हमारा कैश की कोई चीजें नहीं जा रही है। हमारी कैश हमारा जा रहा है क्या? डेप्रिसिएशन से हमारा कोई कैश जा रहा है क्या? तो ये जस्ट बुक का एडजस्टमेंट है, हमारा प्रॉफिट कम करने के लिए एडजस्टमेंट है। तो ये ना एक बार जोड़ना पड़ेगा आपको फिर से, ठीक है। ऐसे करके हमने अब निकाला, हमने कितना 8,40,000 हमारा इनकम टैक्स कैलकुलेट हुआ था टोटल प्रॉफिट, उसका हमने 30% निकाला। अब अगर 30% कैसे निकाला, अब यहाँ पर प्रोविजन आता है 30 निकालो या 25। तो सबसे पहले आपको रिमेंबर होना चाहिए कि अगर तो प्रीवियस मतलब लास्ट ईयर, अगर लास्ट ईयर में 400 करोड़ तक का आपका सेल था या टर्नओवर था या रिसिप्ट था, तो तब तो हम 25% फ्लैट रेट में हम इसका टैक्स कैलकुलेट करेंगे 8,40,000 टोटल इनकम पे। नेट टोटल इनकम पे 8,40,000 टैक्सेबल इनकम पे 25% कैलकुलेट करके ये निकालेंगे, आपकी टैक्स लायबिलिटी निकलेगी। लेकिन अगर प्रीवियस ईयर में टोटल रिसिप्ट्स और टर्नओवर आपका 400 करोड़ से ऊपर पहुंच गया, तो हमने 30% के हिसाब से हमारा टैक्स कैलकुलेट होगा 2,52,000 पे। अब बुक प्रॉफिट 18,40,000 हमने देखा था, बुक प्रॉफिट हमारा जंप हो गया था ना, बुक प्रॉफिट हमारा 18,40,000 था। अब बुक प्रॉफिट में 18,40,000 का 15% निकालेंगे, दोनों टैक्स काउंट करेंगे। देखो बुक प्रॉफिट हमारा 18,40,000, इसका हमने इसको मैट लाइबिलिटी बोलते हैं, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स लाइबिलिटी। मिनिमम अल्टरनेट टैक्स लाइबिलिटी कितना बनता है? बुक प्रॉफिट के ऊपर 15%। तो बुक प्रॉफिट कितना है? 18,40,000। 18,40,000 पे 15% कैलकुलेट करके निकला 2,76,000। तो अभी हायर कौन सा है? 2,52 नॉर्मल टैक्स में आया, 2,76 बुक प्रॉफिट में आया। तो कौन सा देना है? तो हमें 2,76,000 देना है, ठीक है ना जी। तो 2,76,000, मैं दिल्ली में हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा कंपनी है, तो मेरे कंपनी का टैक्स लायबिलिटी मैट प्रॉफिट में, मैट कैलकुलेशन में आया मेरा 2,76,000 टैक्स लायबिलिटी, और मेरे कंपनी का टैक्स लायबिलिटी नॉर्मल प्रोविजन में आया 2,52,000। तो गवर्नमेंट क्या बोल रहा है? आपकी तो लायबिलिटी यही है, और जो एक्सेस दे रहे हो ये आपको ना मैट क्रेडिट मिल जाएगा। कंसेप्ट को 1 by 1 समझ लो। 2,52,000 आपको इनकम टैक्स प्रोविजन में काउंट हुआ, गवर्नमेंट बोल रहा है दोनों काउंट कर लो, जो हायर है वो दे दो। लेकिन अगर आपका ये टैक्स नॉर्मल टैक्स में जो काउंट हुआ था ना, उससे एक्सेस अगर मैट आपका आ गया कैलकुलेशन में टैक्स पेमेंट, तो वो देना है। लेकिन अगले साल जब कमिंग ईयर में जब आप टैक्स पे करोगे, अगर उस टाइम अगर आपको ये टैक्स ज्यादा हो गया, नॉर्मल टैक्स ज्यादा हो गया, तो जो आपने ये दिया था ना अपने एक्सेस अमाउंट, यहाँ पे 2,52 और 2,76 माइनस करके जो भी आपने एक्सेस पेमेंट किया, वो आपको मैं क्रेडिट दे दूंगा, अगले साल में आपको क्रेडिट दे दूंगा। मतलब आपने इस साल पेमेंट एक्सेस कर दिया, अगले साल अगर आपका फिर पेमेंट लायबिलिटी बनती है तो उसमें से एडजस्ट करने के लिए मैं आपको परमिशन देता हूँ। कितने साल तक? 15 साल तक आप एडजस्ट कर सकते हो, है ना। किसी ना किसी साल में आपका एडजस्ट हो ही जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना हो, ठीक है जी। तो अब आ जाओ नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या बोलता है? 2,76,000 पे करना है। क्यों करना है? 2,52,000 था आपकी लायबिलिटी नॉर्मल प्रोविजन में, और मैट कैलकुलेशन में आपका 2,76,000। तो इस साल में आपको पेमेंट करना है, टैक्स लायबिलिटी ऑफ बिग मिनरल प्राइवेट लिमिटेड विल बी 2,76,000। क्यों? क्योंकि ये एक्सेस है, हायर देन द नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी। इस लाइन को पढ़ लो। Thus the tax liability of Big Mineral Private Limited will be 2,76,000 plus cess as applicable, being higher than the normal tax liability. Okay? अच्छा, दूसरा इसमें कैच है जो मैंने आपको बता दिया, ये डोमेस्टिक कंपनी मतलब इंडियन कंपनी, इंडिया में रजिस्टर्ड कंपनी, जो कंपनी 25% टैक्स देगी अगर तो उनका टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट डज नॉट एक्सीड 400 करोड़
इन द प्रीवियस ईयर, इन द प्रीवियस ईयर मतलब जिस साल में हम बिजनेस कर रहे, जिस साल में हमारा फाइनेंशियल ईयर है उससे पहले वाला जो लास्ट जो चला गया, वो प्रीवियस ईयर में अगर आपका 400 करोड़ से नीचे है तो 25% से आप नॉर्मल प्रोविजन टैक्स निकालोगे, और अगर 400 करोड़ से ऊपर का आपका टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट है तो वो आप 30% से आप टैक्स रेट निकालोगे, ठीक है ना। तो आपका टोटल इनकम पे 30% का 20% का 25% का टैक्स रेट निकालना है। अब आ जाओ सेकंड प्रोविजन, सेकंड क्वेश्चन क्या बोला था, टैक्सेबल इनकम एसएम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड कंप्यूटर एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 28,40,000। देखो वही क्वेश्चन आ गया ना, पहले बोलो ना कि इनकम टैक्स हर टाइम इनकम टैक्स जो नॉर्मल प्रोविजन है उसमें प्रॉफिट नहीं कम आता है, ऐसा नहीं है, उसमें ज़्यादा आ जाता है, मैट में कम आता है कई बार, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं, जब आप कैलकुलेशन करोगे ना मैट का तो आप सॉफ्टवेयर में डालोगे अपने आप आएगा, वो देखने को मिलेगा क्या क्या खर्चा डालना है। अब जैसे टैक्सेबल इनकम क्या है, एसएम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड नॉर्मल प्रोविजन में 28,40,000 रुपये प्रॉफिट है। मतलब ये टोटल इनकम है, टैक्सेबल इनकम है। ये टोटल टैक्सेबल इनकम पे आपको टैक्स कैलकुलेट करना है, या तो 25% या 30%। इसका प्रोविजन क्या है, 25% तब जब 400 करोड़ के नीचे टर्नओवर या रिसिप्ट है, 400 करोड़ के ऊपर अगर टर्नओवर या रिसिप्ट है पिछले साल में तो आपको 30% से काउंट करना है। तो नॉर्मल टैक्सेबल इनकम जो है नॉर्मल प्रोविजन में है आपका 28,40,000 टोटल टैक्सेबल इनकम। और जो मैट क्रेडिट बुक प्रॉफिट है ना, बुक प्रॉफिट पे मैट क्रेडिट जो हमने निकाला, बुक प्रॉफिट जो हमने मैट की जो कैलकुलेशन निकाला, वो मैट का कैलकुलेशन करके 18,40,000 रुपये आपका टैक्स की जो है आपका वो निकला टोटल टैक्सेबल इनकम। तो हमारा टैक्सेबल इनकम 18,40,000 और 28,40,000, ये दोनों में से जो टैक्स निकाल के हायर होगा वो हम देंगे। तो हम मान लेते हैं कि हमारे कंपनी का जो टर्नओवर है वो 400 करोड़ से ऊपर है, तो सबसे पहले तो ये प्रोविजन यहाँ पे लगाएंगे, नॉर्मल इनकम टैक्स की जो हम कैलकुलेशन करेंगे। तो हमने नॉर्मल टैक्सेबल इनकम निकाला 28,40,000। अब बुक प्रॉफिट में हमारा टोटल टैक्सेबल इनकम निकला 18,40,000। अब दोनों में से अभी हमने डिसीजन नहीं लेना। अभी डिसीजन कैसे लेंगे कि देखो टैक्स रेट ना एक तो 15% का है, एक 30% का है, एकदम मतलब डबल हो गया। तो पहले टैक्स कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा हमारा कितना निकलता है। देखो चलो कि 28,40,000 पे 30% निकाल लो, ठीक है, और दूसरा निकाल लो 18,40,000 पे 15%। तो 18,40,000 पे हमने निकालना है कितना, 30%, तो कितना आया 8,52,000। कैलकुलेट करके देख लेना आप, प्लस से सब में है। तो 28,40,000 नॉर्मल टैक्स में आया, नॉर्मल टैक्स आपने कैलकुलेट किया टोटल टैक्सेबल इनकम, उस पर आप 30% इंटू करके निकाल लो, 8,52,000 आपकी लाइबिलिटी बन गई। अब इस पे निकालना है बुक प्रॉफिट 18,40,000 मैट, तो मैट का टोटल टैक्सेबल मतलब टोटल टैक्स कितना पे करना पड़ेगा, मैट लाइबिलिटी हमारा पे होगा 18,40,000 बुक प्रॉफिट के ऊपर 15%। तो 15% देख लेते 18,40,000 इंटू मैट लाइबिलिटी 15%, 18,40,000 पे मैट लाइबिलिटी आपका आ गया 2,76,000। तो जब 18,40,000 पे आपने 15% निकाला तो 2,76,000 आया। और इसमें कितना आया, इसमें 28,40,000 था इनकम, उस पर 30% निकाला तो 8,52,000 आया। तो दोनों में से ऊपर कौन सा है, हायर है ये 8,52,000। तो हमें 8,52,000 गवर्नमेंट को पे करना है। देन टैक्स लायबिलिटी ऑफ एसएम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड विल बी 8,52,000 टोटल प्लस सेज। अब डोमेस्टिक कंपनीज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 25% इफ द turnover or gross receipt does not exceed 400 crore in the previous year. In this case, it is assumed that the turnover of company exceed 400 crore. ठीक है जी। एप्लीकेबिलिटी ऑफ नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ मैट इंश्योरेंस बिजनेस से नहीं, जो इनकम आती है उसमें नहीं लगता, शिपिंग में नहीं लगता, ठीक है, और 115 बी में है वो नहीं लगता, ये तीनों कंपनी में तो नहीं लगता। उसके बाद डिक्रीज जो होता है ना, मैट क्या होता है, मैट क्रेडिट डिस्कस इन अर्लियर पार्ट, कंपनी हैज टू पे हायर ऑफ द टू। तो हायर ऑफ द टू नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी और मैट लायबिलिटी दोनों का निकालना पड़ेगा। नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी और मैट लायबिलिटी दोनों निकाल के जो भी हायर होगा आपको पे करना पड़ेगा। तो कंपनी पेज लायबिलिटी एज पर मैट, देन इट इज इंटाइटल्ड टू मैट क्रेडिट सब्सिक्वेंट ईयर। तो अगर नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी और मैट क्रेडिट निकालने के बाद अगर आपकी मैट क्रेडिट का पेमेंट हायर हो गया तो आपको नेक्स्ट जो कमिंग ईयर है ना
उसमें मैट क्रेडिट आपको अवेलेबल है, लेकिन वो मैट क्रेडिट अगर नेक्स्ट ईयर में नहीं मिला तो उससे नेक्स्ट में देखना है। आपको 15 साल तक इसकी क्रेडिट मिल जाएगी जो आपने एक्सेस पे किया। एक्सेस किससे पे किया? देखो नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी जो आपकी थी ना, इनकम टैक्स एक्ट नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी से ऊपर जो पे किया वो आपका क्रेडिट मिलेगा, वो आपने एक्सेस पे किया है। मैट हमेशा एक्सेस पेमेंट में, अगर मैट में कोई भी एक्सेस पेमेंट हुआ नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी से ऊपर का पेमेंट अगर मैट में किया है तो आपको वो टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? चलो एक देख लेते हैं टैक्स लायबिलिटी एजम। इसका फाइनेंशियल ईयर में नॉर्मल प्रोविजन इनकम टैक्स एक्ट में 8,40,000 आता है। इसकी टैक्स लायबिलिटी काउंट करके बता रहा है सीधा सीधा 8,40,000। एक कंपनी एजम मिनरल लिमिटेड 8,40,000 है इसका टैक्स लायबिलिटी नॉर्मल टैक्स में। नॉर्मल इनकम टैक्स जो एक्ट है उसमें 8,40,000 बनता है, या तो 25% या 30% से काउंट किया होगा, ठीक है ना। तो उसका जो टर्नओवर है उस पर आपका डिपेंड करता है। तो वैसे समझ लो कि आप 30% पे काउंट किया तो उनका टैक्स लायबिलिटी टोटल इनकम के ऊपर ये बन गया 8,40,000, मतलब गवर्नमेंट को इतना देना है आपको टैक्स। और जो मैट के थ्रू निकला वो 10 लाख निकला। तो अभी पेमेंट कितना करना पड़ रहा है आपको? 1,60,000 रुपये एक्सेस पेमेंट करना पड़ रहा है। ये जो 1,60,000 रुपये एक्सेस पेमेंट करना पड़ रहा है ना, ये अगले 15 साल तक आपको क्रेडिट अवेलेबल है, चाहे किस्तों में मिल जाए, चाहे एक साथ मिल जाए, चाहे जैसे भी मिले, जितना आपको अवेलेबल है उतना मिल जाएगा। सपोज करो एक जगह 40,000 रुपये एक्सेस है तो 40,000 रुपये आप एडजस्ट कर सकते हो 1,60,000 में से, तो 1,20,000 आपका बैलेंस रह जाएगा, ठीक है ना। मतलब जितना जरूरत है उतना आप यूज करोगे। तो आपने इनकम टैक्स एक्ट में 8,40,000 देना है, नॉर्मल मैट पे देना 10 लाख। दोनों में से हायर जो होगा वो आपको पेमेंट करना है। अभी हायर कौन सा है? यहाँ पे हायर है मैट क्रेडिट, तो आपने 10 लाख पेमेंट कर देना है। और यहाँ पे पेमेंट कितनी करनी थी? 8,40,000 नॉर्मल टैक्स में। तो आपने एक्सेस पेमेंट कितना किया मैट पे? 1,60,000। अभी ये जो 1,60,000 है ना, ये 1,60,000 अगले 15 साल तक आप कभी भी एडजस्ट कर सकते हो। एंड द कंपनी विल बी इंटाइटल्ड टू क्लेम मैट क्रेडिट 1,60,000 बीइंग एक्सेस ऑफ मैट ओवर द नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी 8,40,000। ठीक है ना जी। आपने 8,40,000 देना था, 8,40,000 देना था नॉर्मल टैक्स प्रोविजन में, आपने दे दिया 10 लाख, क्योंकि 10 लाख आपका कैलकुलेशन करके निकला। तो गवर्नमेंट क्या बोल रहा है? घबराओ मत, हम आपसे लूटने के लिए नहीं आए कि आपको पैसा हम लेके रख लेंगे। गवर्नमेंट बोल रहा है हम आपको रिलीफ दे देंगे। ये तो हम सिर्फ प्रोविजंस को फुलफिल करने के लिए ले रहे हैं आपसे, ताकि ये नहीं कि आप जीरो टैक्स कंपनी बना के आप सब बेनिफिट ले जाओ। अब देखो ये टैक्स लाइबिलिटी बनाने, ये जो प्रोविजन बना ना मैट का, इससे क्या होगा? आपने जो चीज़ घटाया वो आपको ऐड करना पड़ा, तो आप फालतू की चीज़ें आप ना घटाना बंद कर दोगे। फिक्सी सीएस कोई भी अगर आप मैनिपुलेशन कर रहे हो बैलेंस शीट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो आप नहीं कर पाओगे। क्यों? आपको तो पता है अगर मैं घटाऊंगा तो वहाँ पे जोड़ना पड़ेगा मैट में जाके। जो चीज़ आप घटाओगे, देखो कितना अच्छा चीज़ है, गवर्नमेंट ने कितना बढ़िया दिमाग लगाया कि उन्होंने बोला कि जो मैं घटा रहा हूँ ना, घटा लो, कोई बात नहीं, नॉर्मल प्रोविजन में घटा के जीरो टैक्स दोगे ना, कोई बात नहीं, आप आ जाओ। जो आपने घटाया आप वही नेट प्रॉफिट से फिर से जोड़ के दिखा दो, तो जो एक्सेस आएगा वो दे दो, तो हो गया ना। आपने घटाया, बेकाम का घटाया आपने, बस उसके बाद फिर से जोड़ दिया गवर्नमेंट ने। तो इसीलिए बोल रहा है कि आप कोई बात नहीं, आप दोनों को जोड़ के जो बनता है, जो हायर होगा आप देख लो। नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी अगर ज़्यादा है तो नॉर्मल टैक्स दे दो, अगर बुक प्रॉफिट कम है तो बुक प्रॉफिट मत दो, नॉर्मल टैक्स दो। अगर नॉर्मल टैक्स कम है, बुक प्रॉफिट ज़्यादा है तो बुक प्रॉफिट दे दो। तो आपने देखा बुक प्रॉफिट मेरा ज़्यादा, आपने बुक प्रॉफिट दे दिया, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपके एक्चुअल पेमेंट नॉर्मल टैक्स ही है। तो नॉर्मल टैक्स से ऊपर जो भी आपने पेमेंट किया वो आपको सेम ईयर में तो नहीं मिलेगा, ये आपको अगले साल 15 साल तक, अगले 15 साल तक आपको एडजस्ट करने को मिलेगा। तो आपका देखो 8,40,000 लायबिलिटी थी नॉर्मल टैक्स प्रोविजन में, और आपका टोटल प्रोविजन में बना मैट में 10 लाख, आपने 1,60,000 एक्सेस दिया। Hence the company will be entitled to claim MAT credit rupees 1,60,000 being excess of MAT over the normal tax liability 8,40,000। 8,40,000 का नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी थी, आपने दे दिया 10 लाख, तो आपकी जो एक्सेस 1,60,000 है वो अगले 15 साल तक आप एडजस्ट कर सकते हो। और मैंने अगले एक में करके दिखाया भी, कैसे करके दिखाया? अब उसकी कंटिन्यू एक्सटेंशन में चलो। उसकी एक्सटेंशन क्या है? द टैक्स लायबिलिटी एनर्जी एसएम एलिजिबिलिटी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 अंडर द नॉर्मल प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 18,40,000 का टैक्स लायबिलिटी बन गया, नॉट इनकम। दिस इज द टैक्स
टैक्स इनकम टैक्स एक्ट में आपकी टोटल लाइबिलिटी 18,40,000 है। अब नेक्स्ट ईयर में आ गया, देखो चीज को समझना, यहाँ पे आपने एक्सेस पेमेंट कर दिया, सपोज करो आपने 22-23 में एक्सेस पेमेंट कर दिया, 8,40,000 देना था, आपने 10 लाख रुपए पेमेंट दिया, 1,60,000 आपका मैट क्रेडिट बन गया। ये पिछले साल की कहानी है। अब करंट ईयर में हम सोच लो फिर से टैक्स पेमेंट कर रहे हैं, पिछले साल हो गया, अब नेक्स्ट ईयर में जा रहे हैं। नेक्स्ट ईयर में क्या बोल रहा है, 18,40,000 नॉर्मल टैक्स प्रोविजन में आपका काउंट हुआ है और मैट क्रेडिट 18 लाख काउंट हुआ है। तो विच एवर हायर यू हैव टू पे, विच एवर हायर कौन सा है, इनकम टैक्स प्रोविजन में जो अपना इनकम टैक्स लाइबिलिटी बनी है वो हायर है। टैक्स लाइबिलिटी यहाँ पे काउंट होगा, ना कि टोटल इनकम। टोटल इनकम से कोई मतलब नहीं है, टोटल इनकम पे जो टैक्स कैलकुलेट होकर निकलेगा ना, उस टैक्स कैलकुलेशन पे आपको दिमाग देना है कि टोटल टैक्स लाइबिलिटी किसकी ज्यादा है। टैक्स लाइबिलिटी अगर आपकी इनकम टैक्स प्रोविजन में 18,40,000 आया और नॉर्मल मैट में अगर मैट प्रोविजन में अगर 18 लाख आया, तो ये हायर कौन सा है, हायर है नॉर्मल प्रोविजन की टैक्स लाइबिलिटी 18,40,000। तो आपका एक्सेस कितना हुआ, देखो एक्सेस 18 लाख नॉर्मल मैट के थ्रू आया, लाइबिलिटी 18 लाख, इनकम टैक्स के थ्रू आया 18,40,000। तो बोला देख 18 लाख तो आपको देना ही पड़ेगा बुक प्रॉफिट के थ्रू, जो आपका टैक्स लाइबिलिटी बना ना मैट के थ्रू, 18 लाख तो आपको बन ही रहा है, लेकिन इनकम टैक्स 18,40,000 नॉर्मल प्रोविजन में बन रहा है, तो आपको पेमेंट तो 18,40,000 करना पड़ेगा। लेकिन जो आपने 1,60,000 हमें 1,60,000 एक्सेस दे रखा है आपने 1,60,000 का, वो 40,000 रुपये ना यहाँ से माइनस कर लो आप। ये 40 आपका एक्सेस जा रहा है ना, देखो 18 लाख आपको देना है नॉर्मल मैट क्रेडिट के थ्रू और नॉर्मल टैक्स प्रोविजन में 18,40,000 देना है। तो गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, 40,000 रुपये जो आपका एक्सेस जा रहा है ना यहाँ पे, दोनों में से जो हायर होगा वो पेमेंट करना है। तो हम पेमेंट कौन सा करेंगे, 18 लाख और 18,40,000, हायर ऑफ द टैक्स लाइबिलिटी हायर है ये। तो जब हम ये पेमेंट करेंगे ना 18,40,000, तो पूरा 18,40,000 पेमेंट हमें नहीं करना, हम करेंगे 18 लाख कैश पेमेंट करेंगे और 40,000 रुपया जो है एडजस्ट करेंगे 1,60,000 में से। इट हैज ब्रॉट फॉरवर्ड मैट क्रेडिट 1,40,000, जो हमारे पास ब्रॉट फॉरवर्ड होकर आया है 1,40,000। कैन द कंपनी एडजस्ट द मैट क्रेडिट, ईपीएस, देन हाउ मच द क्रेडिट। तो बोल रहा है यहाँ पे आप 18,40,000 जब ये आई आपकी, तो 40,000 रुपया आप जो है मैट क्रेडिट आप ले सकते हो। 18 लाख कैश दे दो और 40,000 रुपया आप मैट क्रेडिट ले लो, समझ गए। क्या बोल रहा है, इन दिस केस टैक्स लाइबिलिटी 18 लाख मैट के थ्रू आया और 18,40,000 आया था उसके थ्रू नॉर्मल टैक्स प्रोविजन के थ्रू, हेंस द क्रेडिट ऑफ 160 ऑलरेडी यू हैव, आपके पास 1,60,000 प्रीवियस मैट क्रेडिट है क्योंकि हमने एक्सेस पे किया था। उसके बाद उसमें से जो 40,000 रुपये आपको इनकम टैक्स प्रोविजन में एक्सेस देना पड़ रहा है, आप इस मैट क्रेडिट से एडजस्ट कर लो, आपको अब यहाँ देना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपने 1,60,000 गवर्नमेंट को एक्सेस दे रखा है। तो अब आपको नॉर्मल प्रोविजन में 18,40,000 जब देना है ना, तो आप 18 लाख कैश दे दो और 40,000 रुपये यहाँ से एडजस्ट कर लो। 18,40,000 देना है और 18 लाख देना है, तो हायर ऑफ द टू टैक्स लाइबिलिटी हायर ऑफ द टू में ये देना है नॉर्मल प्रोविजन। अब हमारे पास 1,60,000 पिछला बैलेंस है, तो 18 लाख कैश दे दो, 40,000 रुपये 1,60,000 से माइनस कर लो, तो आपका जो बैलेंस बच जाएगा वो 1,20,000 बच जाएगा। 1,60,000 में से आप 40 एडजस्ट कर लो, 18,000 कैश, 18 लाख कैश और 40,000 मैट क्रेडिट से एडजस्ट करके, मैट क्रेडिट 1,60,000 था तो 40,000 माइनस कर दो, 1,20,000 बच जाएगा, है ना। 40 माइनस करोगे तो 20 बच गया ना, 1,20,000 आपका मैट क्रेडिट रह गया। ये मैट क्रेडिट 1,20,000 फिर से आप अगला साल एडजस्ट कर सकते हो, ऐसे करके ये पेमेंट एडजस्ट होगा, ठीक है ना। यहां तक क्लियर, कुछ समझ में आया किसी को, बोलोगे प्लीज, समझ में आया? यस सर। ठीक है, कल हम आपको इसको दोबारा एक बार समझा देंगे और उसके बाद AMT ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स समझाएंगे, ठीक है। चलो एंड।